हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो मेरा अपलोडेड वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पार्ट ए इन CSIR नेट आपने ज़रूर देखा होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर वो वीडियो देखिएगा। उस वीडियो में मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं पार्ट ए जो CSIR नेट में आ सकता है, एंड जो आपको स्ट्रेटजीज़ बताएं जो आपको हेल्प करेंगी वो पार्ट ए क्लियर करने में एंड पार्ट बी एंड पार्ट सी के लिए टाइम बचाने में, जिससे आप आसानी से पेपर क्लियर कर पाएंगे। तो ज़रूर देखिएगा वो वीडियो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्ट ए 100% CSIR नेट लाइफ साइंस 2020 के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे अभी क्वेश्चंस फ्रॉम CSIR नेट जून 2019 लाइफ साइंस का पेपर। हम पार्ट बी पे हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंजा ए वायरस सब टाइप कॉज सीवियर एवियन फ्लू। एवियन फ्लू क्या होता है? बर्ड फ्लू। एंड वॉज रिस्पॉन्सिव फॉर डिजीज आउटब्रेक इन द ईयर 1997 इन हांगकॉन्ग। दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आता है जिसमें थोड़ा बहुत गैस वर्क चल जाता है, या फिर हम रूल आउट वाला हम ऑप्शंस करते हैं, राइट। रूल आउट वाला स्ट्रैटेजी अपना के हम क्वेश्चंस करते हैं। बट कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पूरी आपकी जनरल अवेयरनेस ही चाहिए। मतलब अगर आपको उसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो ही आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। जैसे कि ये अब इसमें हमें बताना है दो चीज़ें हैं। एक तो एवियन फ्लू, ठीक है, और दूसरा है कि 1997 में पैंडमिक हुआ था हांगकांग में, वो किस वायरस की वजह से हुआ था। उसका आंसर है H5N1। तो ये अगर आपको पता है तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, वरना नहीं, ठीक है। इसका आंसर है H5N1 जो 1997 में हांगकांग में एवियन फ्लू फैला था। बाकी H1N1 जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसका पैंडमिक हुआ था 2009 में। इसका हुआ था 2009 में, राइट। H7N7 जो है वो भी हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि हॉर्स, पिग, ह्यूमंस में होता है। एंड 2013 में इसका पैंडमिक हुआ था इटली में, ठीक है, और वो हुआ था पैंडमिक पोल्ट्री में, ठीक है। इसके बाद आता है H3N2। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस है जो बर्ड्स और मैमल्स का है। अगेन इसका पैंडमिक हुआ था 1968 में। तो ये जो पैंडमिक ईयर्स हैं आपको अगर पता है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, डिपिक्टेड बिलो इज फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ सेलेक्टेड टेक्सा। तो हमें ये इमेज दी गई है ग्रुप X एंड ग्रुप Y, ठीक है, राइट। इसमें बेस्ड ऑन द अबव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ग्रुप X इज मोनोफाइलेटिक। मोनोफाइलेटिक कौन होते हैं? जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग द मोस्ट रीसेंट एंसेस्टर। अगर हमारे रिसेंट एंसेस्टर्स हैं तो दोनों में, तो वो हमारा मोनोफाइलेटिक होता है। ग्रुप Y इज पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ एंसेस्टर स्पीशीज एंड सम ऑफ इट्स डिसेंडेंट स्पीशीज, ठीक है, सम ऑफ इट, राइट। तो इसमें हमें क्या पता करना है? सबसे पहले ये देखिए कि B और C जो है A है, इनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं, राइट। इन दोनों की कॉमन एंसेस्टर है DEF, ये देखिए। एंड ये देखिएगा बॉक्स कहाँ पे हमें, ये देख रहे हैं यहाँ पे G को बाहर निकाला हुआ है। तो मोनो एंसेस्टर्स क्या होगा? ये ग्रुप X जो है दैट इज मोनोफाइलेटिक, ये तो श्योर है क्योंकि इसका कॉमन एंसेस्टर्स है। वेयर एज अगर आप ये देखेंगे DEF जो है इनके तो कॉमन एंसेस्टर हैं, बट ये हमारा ग्रुप से बाहर है G। तो ये क्या है? पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक क्या होते हैं? जिसमें हमारे एंसेस्टर्स तो होते ही हैं बट हमारे डिसेंडेंट स्पीशीज भी होते हैं। तो ये क्या है? पैराफाइलेटिक। एंड पॉलीफाइलेटिक क्या होते हैं? जिसमें हमारे मोर देन वन एंसेस्टर्स होते हैं। तो पॉलीफाइलेटिक का मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए पॉलीफाइलेटिक का क्या हुआ, जैसे ये है हमारे पास, ये हो गया, अब अगर आप देखेंगे इसमें हमारे पास ये है बहुत सारे अब एंसेस्टर्स आ गए हैं हमारे पास इसमें, राइट। इसमें कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है, इसमें मोर देन वन एंसेस्टर है। तो इस केस में ये देखिए ये जो होंगे दैट विल बी पॉलीफाइलेटिक,
ठीक है। जब हमारे पास मोर देन वन एंसेस्टर हो पॉलीफाइलेटिक, जब हमारे पास एक ही एंसेस्टर है मोनोफाइलेटिक, एंड जब हमारे पास एक एंसेस्टर है एंड और डिसेंडेंट स्पीशीज है जैसे कि ऐसे, तो हमारे हो गया पैराफाइलेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। ये क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चंस जो है ना वो डाइवर्सिटी के क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ नॉन पॉइजनस स्नेक। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम रूल आउट स्ट्रैटेजी लगाते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अगर आपको पता है तो पता है, उसमें आप कुछ और नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है तो ही हम सॉल्व कर पाएंगे, जैसे कि ये। तो इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है, नॉन पॉइजनस स्नेक्स जो होते हैं ना उसमें स्मॉल बेली होती है, स्मॉल बेली स्केल्स होते हैं। यही एक फीचर है जो आपका नॉन पॉइजनस और पॉइजनस को अलग करता है, स्मॉल बेली स्नेक्स, स्केल्स एंड सिलेंड्रिकल टेल, ठीक है। ये अगर आपको पता है तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 56। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन 56 सेज a road is constructed through a wet tropical forest, following which a population of species of forest butterfly declines. Which of the following is not a possible explanation for a road causing a decline in the forest butterfly population? तो एक्चुअली क्या है इसमें, देखिए कैसे होता है। एक हमारा फॉरेस्ट है, राइट, जिसमें हमारे पास बटरफ्लाइज हैं, बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, उसमें हमारे रोड बन रहा है। ये फॉरेस्ट है एंड बटरफ्लाइज है एंड ये रोड है जो बीच में कंस्ट्रक्ट हुई है। तो इसमें से अब हमें ये बताना है विच इज़ नॉट अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर कॉजिंग अ डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट बटरफ्लाई पॉपुलेशन, ठीक है। So first option says road facilitates immigration of gap loving species which compete with the forest species. Yes, अब gap create हो गया हमारा forest में, तो उसे gap loving species भी होंगी जो हमारे forest species से compete करें, तो उसकी वजह से भी हमारा declination हो सकता है, जो कि correct है। Second option says road facilitates increased movement of individuals of the forest butterfly within the forest, विच रिड्यूसेस जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये ऑप्शन हमारा गलत है। क्यों? दो चीज़ें हैं। इंक्रीज मूवमेंट जब हो रहा है बटरफ्लाई इंडिविजुअल्स का ऑफ द फॉरेस्ट बटरफ्लाई विद इन द फॉरेस्ट, तो डाइवर्सिटी तो रिड्यूस हो ही नहीं सकती, डाइवर्सिटी हमेशा इंक्रीज होगी। अगर हमारा मूवमेंट जो है इंक्रीज़ हो रहा है, आप ये समझिए अगर स्पीशीज़ का मूवमेंट इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम द रोड या फिर कहीं से भी विद इन द फॉरेस्ट, या फिर बाहर की स्पीशीज़ अंदर आ रही हैं जैसे अभी हमने देखा था, तो अगर स्पीशीज़ का मूवमेंट इंक्रीज़ हुआ है तो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है बिकॉज ऑफ द चेंज इन दिस जीन्स जो है, दो स्पीशीज़ मिलेंगे, राइट, दो स्पीशीज़ मिलेंगे तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी, तो इसकी वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड चीज़, रोड इंटरनली फ्रेगमेंट्स दी हैबिटेट। फ्रेगमेंट तो हो गया कि पार्ट हो गया, दो फॉरेस्ट का दो में पार्ट हो गया, एंड नेगेटिवली अफेक्ट्स इंपॉर्टेंट माइक्रो हैबिटेट्स कंडीशन ऑफ दी फॉरेस्ट बटरफ्लाई। येस, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जब हमारा गैप हो गया फॉरेस्ट में तो माइक्रो हैबिटेट्स जो बने हैं वो अफेक्ट होंगे। रोड फैसिलिटेट्स इन्वेजन बाय नॉन नेटिव प्लांट्स दैट डिस्प्लेस नेटिव होस्ट एंड नेक्टर प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट बटरफ्लाई। इसका मतलब क्या है? इन्वेजन ऑफ द नॉन नेटिव प्लांट्स मतलब क्या है? अगर रोड बनी है, राइट, रोड बनी है तो हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे जो फेवरेबल होंगे रोड के लिए, राइट, जो फॉरेस्ट में नहीं हो बट रोड को फेवर करते हो, तो दैट आर नॉट नेटिव प्लांट्स। अब क्या होता है, नॉन नेटिव प्लांट्स आ गए यहाँ पे, वो डिस्प्लेस करेंगे नेटिव होस्ट को और नेक्टर को। वो प्लांट्स जो हमारे बटरफ्लाई को कंफर्टेबल करते थे वो अब वाले प्लांट्स नहीं है, दूसरे प्लांट्स आ गए हैं रोड पे, तो वो हमारे बटरफ्लाई को नेक्टर नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी, ये भी एक ऑप्शन सही है।